तो A2 का टॉपिक है हमारा कि मैन्युफैक्चरिंग काउंट जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले तो बात होती है कि मैन्युफैक्चरिंग काउंट होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग मींस टू प्रोड्यूस समथिंग एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इज यूनिट, अ पर्टिकुलर यूनिट। किसी भी चीज को बनाने के ऊपर जो खर्चा आता है उसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम एलिमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। यानी किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जो है वो जरूरी होती है, और उसमें सबसे पहले आपका आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल हमारा या डायरेक्ट कॉस्ट हमारी क्या होती है, उस पर पहले हम बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट होती क्या है। तो आपको डेफिनेटली लिखना पड़ेगा, मेरा ख्याल है कि हम इसको लिख लेते हैं जी। डायरेक्ट कॉस्ट जो हमारी क्या होती है, direct cost is a cost which becomes the integral part of the product. It becomes the integral part. वो एक ही ज्यादा लग गया, कोई बात नहीं। It becomes the integral part of the product. और वो तो नीचे भी लिखा है सारी बात, लेकिन इसकी और भी डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ। और which can be जी, which can be traceable from the product. अगली बात नहीं लिखी ना, which can be traceable, which can be traceable from the product or which is directly attributable to the product. Which is directly attributable to the product. Direct cost is a cost which becomes an integral part of the product or which can be traceable from the product or which is directly attributable to the product. Direct cost ऐसी cost होती है जो प्रोडक्ट का हिस्सा होती है, प्रोडक्ट के अंदर शामिल होती है और प्रोडक्ट से हम ट्रेस भी कर सकते हैं। कैन बी ट्रेसेबल फ्रॉम द प्रोडक्ट। ट्रेस का मतलब है हम एस्टिमेट भी लगा सकते हैं कि वो कितनी कॉस्ट लगी है उसके ऊपर डायरेक्ट, और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट के अंदर लगी होती है, मिसाल के तौर पे हम चेयर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जितनी लकड़ी उस चेयर में लगी, जितना रॉ मटेरियल यूज हुआ है, यानी जितना मटेरियल केजीज में लगा है, दैट इज बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, उसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। जिस बंदे ने उस कुर्सी को शक्ल दी है, चेयर की फॉर्म में लेके आया है, जिसकी मेहनत लगी है उसके ऊपर, जिसने उस लकड़ी को काट के तराश के which has converted it into a chair, उसकी जो लेबर या वेजेस जो आप उसको पे करेंगे, that is called direct labor cost। और ये दोनों डायरेक्ट कॉस्ट है। क्यों? Because it becomes the integral part of the product। प्रोडक्ट के अंदर लगी हुई है, लकड़ी प्रोडक्ट के अंदर, और उसकी मेहनत भी उसके अंदर लगी है, और ट्रेसेबल भी है कि हमने कितना केजी मटेरियल यूज किया है, तुम्हें पता होगा, और उस बंदे को कुर्सी बनाने के कितने पैसे पे किए। डायरेक्टली कॉस्ट बिकम इंटीग्रल पार्ट भी है उसका और ट्रेसेबल भी है, और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट। इसी को हम डायरेक्ट कॉस्ट कॉस्टिंग में किया था, मेरा ख्याल है। हाँ, मेरा ख्याल है किया था, सब्सक्रिप्शन कॉस्टिंग किया, राइट। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है जी, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच डज नॉट बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। उसमें क्या चीजें आती हैं, होती फैक्ट्री कॉस्ट है, वो भी फैक्ट्री के खर्चे हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं। यानी कि एक बंदा जो है वो सुपरवाइजर है, वो सिर्फ देख रहा है कि अगला बंदा कुर्सियां बना रहा था, खुद तो उसकी मेहनत शामिल नहीं है कुर्सी के अंदर, चेयर मैन्युफैक्चरिंग। तो वो सुपरवाइजरी कॉस्ट जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। फैक्ट्री इनडायरेक्ट लेबर इसमें आती है। रेंट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का रेंट, चौकीदार की सैलरी, फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, फैक्ट्री टैक्सेस, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ये सब फैक्ट्री के खर्चे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट के अंदर शामिल नहीं है। इवन प्रोडक्ट बनाते वक्त जो हीट एंड लाइट यूज हो रही है, बिजली यूज हो रही है, वो भी फैक्ट्री कॉस्ट ही है, लेकिन वो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है, वो सब इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ऑल दोज एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर, जैसे क्रेन ड्राइवर सैलरी। अब क्रेन ड्राइवर सैलरी वो लकड़ी उठा के रखता है, साइड पे करता है, आगे पीछे करता है, वो डायरेक्ट तो नहीं है,
क्योंकि वो कुर्सी तो नहीं बना रहा, लेकिन लकड़ियों को आगे पीछे कर रहा है, फैक्ट्री कॉस्ट है, लेकिन इनडायरेक्ट। तो क्रेन ड्राइवर सैलरी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट में आती है। तो वो कॉस्ट जो डायरेक्ट नहीं है, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट लेबर, दैट विल गो टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब है ओवरहेड्स ऊपर के खर्चे, यानी फैक्ट्री के ऊपर के खर्चे, यानी फैक्ट्री के डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा जो खर्चे होते हैं सारे के सारे, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स ही कहलाते हैं। उसमें इनडायरेक्ट लेबर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑयलिंग, ग्लू, ऑयल देते हैं जो आप मशीन को रवा रखने के लिए, ग्रीस, ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट लेबर के चौकीदार की सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी, फोरमैन सैलरी, फैक्ट्री क्रेन ड्राइवर सैलरी, ये सब इनडायरेक्ट लेबर है। उसके अलावा भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, जैसे कैंटीन का खर्चा। अब वो खुद तो नहीं बना रहे, लेकिन खाना तो खाना है ना मजदूरों ने, वो क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और वो सब की सब किसमें जाती है, ओवरहेड्स में, और इसे फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं। ठीक है, हमने पहले पढ़ा है। तो डायरेक्ट कॉस्ट बिकम्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, उस पर जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके शामिल होते हैं रॉयल्टीज, लाइसेंस फी। मैं नई शॉप खोलता हूँ मैकडॉनल्ड्स की, स्टार्ट करना चाह रहा हूँ लाहौर में फ्रेंचाइजिंग की, तो मुझे मैकडॉनल्ड्स को लाइसेंस फी पे करनी पड़ेगी एक प्रोडक्ट बनाने से पहले। हर प्रोडक्ट में मैं उनको रॉयल्टीज पे करता हूँ, यानी जितने प्रोडक्ट, जितने बर्गर में बेचूंगा, हर बर्गर पर $10 मुझे उनको पे करना है, 10% उनको पे करना है, ये रॉयल्टीज कहते हैं। ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि जितने यूनिट बनाऊंगा उसमें मुझे वो पे करनी है। रॉयल्टीज कहते हैं उसको हम, या लाइसेंस फी हो सकती है, या आपने एक दफा लाइसेंस परचेज कर लिया, फिर आप जितनी मर्जी बनाए, वो लाइसेंस तो डायरेक्ट कॉस्ट ही है, क्योंकि वो उसके बगैर आप बना नहीं सकते, इट्स अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। तो ऑल इंडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूडिंग इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर, दैट विल बी डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। आगे देखते हैं कि हमें क्या लिखा है इससे आगे मजीद क्या क्या चीजें आती हैं, वो हम देखते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड ड्यूरिंग द पीरियड include purchase price of raw material and the acquisition cost related to purchasing। यानी डायरेक्ट मटेरियल जितना खरीदा है वो तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा खरीदने के लिए जो आपने पैसे अदा किए, उनको लाने के लिए, घर तक लाने के लिए जो पे किया है, वो भी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में शामिल होगा। कैरेज इसमें ऐड होगा, बिल्कुल। परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, कैरेज इन द ट्रेड चार्जेस ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज अ पार्ट ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल। वो सब के सब इसमें कॉस्ट में शामिल होती है। चीजों को फैक्ट्री में लाने तक के सारे खर्चे हैं, वो सब डायरेक्ट कॉस्ट ही कहलाती है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो है ही डायरेक्ट। हम कैश आउटपुट जो होता है वो इनपुट स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में लिखते हैं, जी बिल्कुल। लेकिन जो हम कुछ परचेज करते हैं उसे तो कैरेज इनवर्ट कहते हैं ना, वो तो अलग कॉन्सेप्ट है, और वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, वो तो परचेज में ऐड करते हैं। अगर हम ऑनलाइन बिजनेस से कुछ खरीदते हैं तो वो कहते हैं कि आप शिपिंग के भी कुछ पैसे देंगे, तो वो फिर बिजनेस वो डायरेक्ट कॉस्ट ही कहेंगे उसको, अगर आप खरीद के और फिर मैन्युफैक्चर करके आगे बेचते हैं। अगर आप खुद आगे बेचते हैं खरीद के, तो फिर वो डायरेक्ट कॉस्ट ही आपकी शिपिंग। आगे डायरेक्ट लेबर में देखते हैं, वेजेस पेड टू पीपल हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वो लोग जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनको जो आप वेजेस पे करते हैं, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाती है। जैसे डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट वेजेस हैं, फैक्ट्री वेजेस हैं, प्रोडक्शन वेजेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हैं, और इसके अंदर हम फैक्ट्री ऑपरेटिव वेजेस भी नाम देते हैं। इसका बुक में लिखा हुआ आपकी फैक्ट्री ऑपरेटिव वेजेस भी कहते हैं इसको, एक ही बात है। जो फैक्ट्री के ऑपरेशंस चलाते हैं उन्हें हम कहते हैं फैक्ट्री ऑपरेटिव वेजेस, या प्रोडक्शन वेजेस भी कह सकते हैं आप, एक ही बात है। और ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है। याद रखिएगा, कोई भी चीज, मैंने बताया था कि दो चीजों के बगैर वजूद में नहीं आ सकती, एक मटेरियल और एक लेबर। ओवरहेड ज्यादा लग सकते हैं, कम हो सकता है। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि चेयर के अंदर जो पेंट हुआ है, वो है तो चेयर का हिस्सा, लेकिन है डायरेक्ट, क्योंकि वो ट्रेसेबल नहीं है। आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते इस चेयर पे कितना पेंट लगे, क्योंकि जितना पेंट कैलकुलेट करने में कॉस्ट आपकी लगेगी, निकालने में कि कितना लगा है, उतना टाइम आपके पास जाया हो जाएगा, उतनी कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी, उसकी इतनी कॉस्ट नहीं है। कितने कील लगे हैं, ये कॉस्ट निकालने की हमें जरूरत नहीं है, ये भी इंडायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हम कील गिनना शुरू हो जाएंगे तो जितना टाइम हमारा कील गिनने में लगेगा उससे कम कॉस्ट किलो की है, इसलिए हम उसको इंडायरेक्टली ट्रीट कर देते हैं। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, दे रेफर टू एक्सपेंसेस पेड अकॉर्डिंग टू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे रॉयल्टीज है, लाइसेंस फी है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस में इंडायरेक्ट कॉस्ट आती है आपकी, जैसे कॉस्ट इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बट दे कैन नॉट बी ट्रेस्ड डायरेक्टली। वो कॉस्ट जो इनकर कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, व्हिच कैन नॉट बी ट्रेस्ड डायरेक्टली, जो डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो सकती। तो गुड्स बीइंग प्रोड्यूस, जो चीजें आप बना रहे हैं उनसे डायरेक्टली ट्रेस नहीं होना, बता दिया आपको। उसमें पेंट है, उसमें आपकी कीलों की कॉस्ट है, रेंट बिल्डिंग का कितना लग रहा है कुर्सी को बनाने पे नहीं बता सकते, तो उसकी कोई सीधा तरीका नहीं है उसका।
उसमें क्या इंक्लूड होता है, इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और उसमें क्या आती है इंडायरेक्ट मटेरियल में, लुब्रिकेंट्स, यूज्ड टूल्स। इंडायरेक्ट लेबर में वेजेस, सैलरीज, बोनस, कमीशन टू क्लीनर्स, क्रेन ड्राइवर, फोरमैन, सुपरवाइजर और प्रोडक्शन मैनेजर की जो वेजेस हैं वो सब फैक्ट्री की हैं, लेकिन सब इंडायरेक्ट है। फिर इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री मशीनरी एंड व्हीकल रेंट एंड रेट्स हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग है, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, फैक्ट्री पावर, इंटरनल ट्रांसपोर्ट या लॉस ऑफ डिस्पोजल, ये सब भी इंडायरेक्ट कॉस्ट में लिखी जाती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट है जो आपको समझना है और सॉल्व करना है, हमें इस फॉर्मेट को हैंडल करना है और इसको अच्छे तरीके से हमें मतलब याद भी करना पड़ेगा एक तरह से। उसको हम देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड में डायरेक्ट मटेरियल आपका आ जाएगा। सबसे पहले आपका आ जाएगा जी रॉ मटेरियल ओपनिंग। तो रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंटरी हम सबसे पहले लिखेंगे कि आपके पास कितना मटेरियल पहले से पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल ओपनिंग कितना पड़ा हुआ है, उसमें हम ऐड कर लेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेस कर देंगे रिटर्न, ऐड कर लेंगे कैरीज इनवर्ड। ठीक है जी। तो रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंटरी का मतलब ये हुआ कि सपोज करें कि $10 की ओपनिंग इन्वेंटरी आपके पास पड़ी हुई है, सपोज कर रहा हूं मैं, तो मैं इसके ऊपर लिख सकता हूं कि मेरे पास ये इन्वेंटरी कितने की पड़ी हुई है, 10 की। ठीक है जी। उसके बाद परचेजेस, रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंटरी के बाद परचेजेस हैं आपके। परचेजेस हम सपोज कर लेते हैं कि 80 की है, परचेज रिटर्न जो है वो 10 की है, तो माइनस कर देंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 70। इसमें कैरेज इनवर्ड ऐड कर देंगे, कितने का जी, 5 का। तो आपके पास जो परचेजेस की अमाउंट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 75। ठीक है जी। ओपनिंग इन्वेंटरी इसमें ऐड कर लेंगे तो आपकी टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी, 85। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस कर देंगे हम 35 की, तो आपके पास रॉ मटेरियल यूज्ड आ जाएगा, इसकी अमाउंट कितनी बनेगी, 30। ये बात समझ आ गई। ये फॉर्मेट है उसका जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टार्ट सब कुछ दिया होगा, तो मैं फॉर्मेट को समझा रहा हूँ ना आपको कि आपने ऐसे याद करना है कि रॉ मटेरियल ओपनिंग पड़ी हुई 10 की, उसके बाद ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं, कैरेज इनवर्ड ऐड कर देते हैं। आपका मटेरियल अवेलेबल जो है 75 का है, उसमें 10 ऐड कर देंगे तो आपका ये सॉरी 85 का हो जाएगा, मैंने गलत किया, 85 का हो जाएगा। जस्ट ए मिनट, ये अमाउंट गलत हो गई है, नहीं ये आपका हो जाएगा जी 85 का, ये अमाउंट 85, इसमें से माइनस कर देंगे 35, तो आपका मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम्ड या पुट इन प्रोसेस कितना आ जाएगा, 50। यानी इतना मटेरियल बेसिकली आपका क्या हुआ है, इस्तेमाल हो गया, यूज हो गया, कंज्यूम हो गया। आपके पास इतना मटेरियल इस्तेमाल हुआ है प्रोडक्शन में बनाने पर, तो कितना है, 50 का। 10 का पड़ा हुआ था पहले से, खरीदा हमने कितने का, कितने का परचेज किया हमने, 80 का, सॉरी 60 का, हमने 80 का हमने परचेज किया, उसमें से 10 माइनस कर देंगे जो रिटर्न होगा, रिटर्न माइनस कर दिया, बाकी कितना रह गया, 70 का। 70 में कैरेज इनवर्ड आपने ऐड कर दिया 5 का, 75 का आपका आ गया राउंड टेबल परचेज। 75 प्लस 10 जो ओपनिंग पड़ा हुआ है, तो 85 आपके पास अवेलेबल है, उसमें से रॉ मटेरियल क्लोजिंग 35 माइनस कर देंगे तो आपको आ जाएगा 50 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड आपके पास आ जाएगा। उसमें हम ऐड कर देंगे जी आपकी क्या बता, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, हम ऐड कर देते हैं जी। ठीक है जी। अब 50 से आगे मैं बात करूंगा, तो इसमें आगे जा रहा हूं, बाद में बता देंगे, बता दूंगा मैं। जी, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो आपकी है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग जो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आपका आया था, वो आपका कितने का आया था, 50 का। उसमें सपोज कर लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वेजेस या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो भी आपकी 50 की है, तो ये कितना आ जाएगा टोटल आपका 100 इज बेसिकली योर प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आ गई ना आपकी 100 की, यानी मटेरियल और लेबर को अगर आप ऐड कर दें तो आपके पास जो आंसर आता है दैट इज योर प्राइम कॉस्ट। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में लिखा हुआ है एक्रूड, एक्रूड का मतलब जो तक आपने पे नहीं की, एक्रूड भी ऐड करेंगे तो क्वेश्चन में दिए होंगे, तो उसमें ऐड कर देंगे, फॉर्मेट करेंगे भी इससे, तो 100 आपका आ जाएगा। अब टोटल प्राइम कॉस्ट में से आप फैक्ट्री ओवरहेड्स माइनस कर देंगे, यानी फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रिपेयर्स, डिस्पोजेबल टूल्स, इन सब की अमाउंट अगर आप बस लिखी हुई, इंडायरेक्ट लेबर, ऑल इंडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री सप्लाईज, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री नॉन करंट एसेट्स, इनका टोटल करके आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सपोज करें टोटल इसका आता है 80, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा टोटल दोनों को ऐड करके वो आपकी आ जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट।
टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितनी हमारी आ जाएगी 180 की आपकी आ जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। आगे देखते हैं हम, हमारी बात पिछला मुझे मिटाना पड़ेगा। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आपकी आ गई 80 की, 180 की, सॉरी, ये देखिए टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई 180 की। ऐसे ही है ना, इसमें ओपनिंग हम ऐड कर देंगे, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग ऐड कर देंगे, क्लोजिंग माइनस कर देंगे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। जरा इसको दोबारा से एक दफा रिपीट कर लेते हैं फॉर्मेट को। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है ना, इसमें 3 किस्म की इन्वेंट्रीज होती है। इसके बारे में बात कर लेते हैं जरा कि इन्वेंट्रीज कितनी किस्म की होती है। एक हमारी होती है जी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, एक हमारी होती है जी वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है जी, और एक हमारी होती है फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का मतलब है जो मटेरियल आपके पास स्टार्ट में अवेलेबल था, यानी पिछले साल से नेक्स्ट ईयर में आया वो ओपनिंग है, और इस साल जो बच गया वो क्लोजिंग। फिनिश गुड्स का मतलब है जो कंप्लीटेड गुड्स थी, रॉ मटेरियल नहीं, फिनिश गुड्स, जो चेयर कंप्लीटेड थी, मैन्युफैक्चर हो चुकी थी, वो जो आपके पास पड़ी नहीं है इस साल के एंड में, वो क्लोजिंग फिनिश गुड्स है, और वही अगले साल की बन जाएंगी ओपनिंग फिनिश गुड्स। सबसे पहले उसे देखेंगे, फिर और देखेंगे ना सारी बात। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब जो है वो समझना ज्यादा जरूरी है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये है कि वो गुड्स जो अभी तक प्रोसेस में कंप्लीट नहीं हुए, अभी तक बन रहे हैं, यानी कि स्टिल मैन्युफैक्चरिंग में है, अभी तक बने नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ। अब वर्क इन प्रोग्रेस जो कंप्लीट नहीं हुए, सपोज करते हैं हमने 10 कुर्सियां बनाई, 10 में से 7 कंप्लीट है, और 3 कुर्सियों पर मटेरियल भी लगा है, लेबर भी लगी है, ओवरहेड भी लगी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई। तो आप मुझे बताएं कि मुझे 3 चेयर्स कंप्लीट नहीं हुई, क्या हम उन्हें बेच सकते हैं इस साल? जो 3 चेयर कंप्लीट नहीं हुई, क्या हम उन्हें इस साल बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते ना, वो कंप्लीट ही नहीं है, उन पर मटेरियल लेबर भी बनी नहीं है, लेकिन उन पर कॉस्ट तो लगी है, मटेरियल भी लगा थोड़ा सा, लेबर भी लगी थोड़ी सी, ओवरहेड भी लगी, वो अगले साल तक है। इसका मतलब है जो वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग इन्वेंट्री है, उसकी कॉस्ट हम कब ऐड करेंगे? नेक्स्ट ईयर, क्योंकि वो बिकती है अगले साल, उनकी कॉस्ट इस साल ऐड नहीं करेंगे। इस साल वर्क इन प्रोग्रेस पे अगर कॉस्ट लग भी रही है तो क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। तो वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग इन्वेंट्री हम माइनस कर देते हैं, और वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग इन्वेंट्री हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि ओपनिंग सबसे पहले इस साल लिखेंगे, क्लोजिंग जो है वो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। देखते हैं आगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, हम बात कर रहे थे जी, अब हमने बनाना है इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इनकम स्टेटमेंट, वो कैसे बनेगी? शुरू करेंगे इसको सेल से, लेस कर देंगे सेल रिटर्न, उसके बाद आपकी आ जाएगी लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सबसे पहले आपकी आएगी ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड इसमें रिकॉर्ड करेंगे, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस की जो इन्वेंटरी थी वो उसमें आती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, लेकिन फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी तो इधर आती है। ये फिनिश गुड्स कौन से हैं? ये वही फिनिश गुड्स है जो आप पहले पढ़ते रहे, तो वो समझिए। आपने क्या इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाई है, उसमें हम शुरू किससे करते हैं? सेल्स, लेस से करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर क्या लिखते हैं? ओपनिंग इन्वेंटरी एट परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो वो जो ओपनिंग इन्वेंटरी होती थी जो आप लिखते थे, वो ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स की ही होती थी। हम उसे ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स की ही कंसीडर करेंगे, की ही अज्यूम करेंगे, तो ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स की ही है। ऐड कर लेंगे जी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसमें, ठीक है जी, और ऐड कर लेंगे परचेज ऑफ फिनिश गुड्स लेस रिटर्न लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आपका आंसर आ जाएगा जी माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट आपका आंसर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम पीछे से निकालेंगे, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का आंसर आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, वो आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि आपके पास परचेजेस तो है नहीं, क्योंकि आप खरीद के नहीं बेच रहे, आप बना के बेच रहे।
यू विल ऐड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स रादर देन परचेजेस। लेकिन कोई जरूरी तो नहीं कि हम सब कुछ ही बना के बेचें, हम कुछ चीजें बाहर से खरीद के भी बेच सकते हैं। यहाँ परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी आ सकता है, इसलिए मैंने ऐड परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी लिखा हुआ है साथ। नहीं, मटेरियल वगैरह तो पीछे चला गया, मटेरियल तो हम पीछे रिकॉर्ड कर चुके हैं रॉ मटेरियल फैक्ट्री के लिए। यहाँ पे जो फिनिश्ड गुड्स अगर आप बाहर से, अगर आपके पास मटेरियल बनाने के लिए है ही नहीं आप, और आपको ज्यादा मजीद सेल करने की जरूरत है, तो आप बनी बनाई चीजें भी तो खरीद सकते हैं ना, फिनिश प्रोडक्ट भी तो खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स लिखना पड़ेगा, लेस रिटर्न और प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड माइनस कर देंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें से एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, जो कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमने बनाना होता है। अब मार्कअप और मार्जिन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं पहले भी, उसको जरा मैं रिपीट करता हूँ दोबारा आपके सामने, ताकि आपको थोड़ा सा इस बारे में आइडिया हो जाए कि मार्कअप मार्जिन हम कैसे निकालते थे। तो बताएं कि मार्कअप क्या होता है बेसिकली हमारा। मार्कअप हमारा होता है जी ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ठीक है जी, यानी कॉस्ट पे जो प्रॉफिट होगा वो हमारा मार्कअप है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हमारा मार्कअप है। और सपोज करें कि मार्कअप हमें दिया हुआ है 20% और हमें कॉस्ट दी हुई है क्वेश्चन में कॉस्ट हमें दी हुई है क्वेश्चन में कितनी, 1 लाख। तो क्या आप सेल्स फाइंड कर सकते हैं? हम सेल्स फाइंड कर सकते हैं कैसे? कॉस्ट का हम निकाल लेंगे कितने परसेंट, 20%, सही है ना। 1 लाख का 20% निकाल लेंगे कितना आ जाएगा जी, 20,000। अब सेल्स पर ये अप्लाई कर लेंगे, सेल्स बराबर आ जाएगी जी कॉस्ट कॉस्ट प्लस जीपी लिख देंगे इसमें हम, प्लस जीपी, ये आपका आ जाएगा जी 1 लाख प्लस कर देंगे 20,000, 1,20,000 वापस आ जाएंगी सेल्स, ये मैं सेल्स फाइल करूंगा। अब इसी क्वेश्चन पे अगर मैं मार्कअप दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपको सेल्स दी हुई है कितनी, 1 लाख, और वो कहता है आपने फाइंड करनी है कॉस्ट, जी कॉस्ट फाइंड करनी है आपने। हाँ जी, तो कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे हम? कॉस्ट फाइंड करने के लिए आपको मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्कअप जो है वो कॉस्ट में प्रॉफिट है दिया हुआ 20%, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मार्कअप टू मार्जिन। तो कन्वर्ट करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है जी परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज, ठीक है जी। ये आपका आ जाएगा जी 20 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20, ठीक है जी, 20 और 120 लेंगे, आप निकाल लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट का मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120, निकालने क्या आता है, 1 लाख into 20 divided by 120, वन सिक्स 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 सेवन, जी जी। तो कॉस्ट हमारी कैसे आएगी जी, सेल्स में से माइनस कर देंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी यानी कि
-1.7 कितनी आ जाएगी आपकी, सॉरी कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी 83333, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट है। इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, मार्को को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कभी कभी मार्जिन को मार्केट में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। दोनों तरीके आपको आने चाहिए। हम पहले पढ़ चुके हैं, रेशियोज में भी पढ़ा है ये काफी डिटेल में, लेकिन दोबारा रिपीट हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, रिपीट हम कर सकते हैं, हम रिपीट भी कर सकते हैं। ये तो पढ़ लो।